तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा टॉपिक रहेगा वही यूनिट 9 से। टॉपिक नेम है एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट की दोनों में डिफरेंस क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हम दोनों का बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि मैनेजमेंट ऊपर होता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऊपर होता है, तो उसी चीज़ को हम इनके डिफरेंस में, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट में हम क्लैरिफाई करेंगे। तो देखिए मैनेजमेंट सभी ने वर्ड सुना है, जैसे एमबीए करते हैं, बीबीए करते हैं, एमसीए, बीसीए, इसमें एक मैनेजमेंट वर्ड आता है जिसमें जो सारे टॉपिक होते हैं ना, तो जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो यहाँ पे जो ये मैनेजमेंट वर्ड है ये और जो हम आज मैनेजमेंट पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब हम एजुकेशन में जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम उस मैनेजमेंट को एजुकेशनल सेटअप में ही देखेंगे कि एजुकेशनल प्रोसेस कैसे होगा, एजुकेशनल प्रोसेस में करिकुलम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट जो करिकुलम हमने किया उसको इवेल्युएट कैसे करेंगे। तो जो भी प्रिपरेशन एक एजुकेशनल सेटअप में होती है, एडमिशन से लेकर और हर चीज़ को मैनेज करने तक, वो हमारी एजुकेशनल मैनेजमेंट में आती है। तो ये हमारे जो मैनेजमेंट है हमारा एमबीए बीबीए वाला, उससे बिल्कुल ही अलग है। ठीक है, तो हम पहले भी बता चुकी हूँ भाई क्या देखेंगे हम एजुकेशनल मैनेजमेंट में। एजुकेशनल मैनेजमेंट में हम क्या देखेंगे कि जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, वहाँ पे एडमिशन से लेकर के और जो करिकुलम इम्प्लीमेंट होता है, करिकुलम का इवैल्यूएशन होता है, करिकुलम के अंदर मॉडिफिकेशन होती है, डिवीज़न ऑफ वर्क होता है, कैसे हमें रूल रेगुलेशन को फॉलो करवाना है, वो हम सारा एजुकेशनल मैनेजमेंट में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आती है कि देखिए एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन होता क्या है। तो पहले हम बात कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेशन ये एक प्रोसेस है। ठीक है, दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ग्रुप ऑफ पीपल एंड दिस इज़ नोन एज द एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ लोग होते हैं, कुछ पीपल होते हैं जो सारे ही एजुकेशनल प्रोसेस को देखते हैं, एजुकेशनल सेटअप को देखते हैं। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन के कंटेक्स्ट में ही हम मैनेजमेंट को समझेंगे। अब देखिए जो भी हमारा गोल है उस गोल को अचीव करने के लिए क्या हमें मटेरियल रिसोर्सेज की नीड है, क्या हमें फ़िज़िकल रिसोर्सेज की नीड है, किस तरह के नेचुरल रिसोर्सेज हमें चाहिए, तो वो सब देखना भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना, फ़िज़िकल रिसोर्सेज को देखना, मटेरियल रिसोर्सेज को देखना, हर तरह का डिसीज़न लेना, और उस डिसीज़न को कि कौन से डिसीजन को जिससे हमें किसी गोल को अचीव करना है, तो भाई उस गोल को अचीव करने के लिए एक गोल सेटअप किया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने। ठीक है, अब उस एडमिनिस्ट्रेशन के पास हर तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी हैं, मटेरियल रिसोर्सेज भी हैं, फिज़िकल रिसोर्सेज भी हैं। उन रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें गोल को अचीव कराना है। तो उस गोल को अचीव कराने के लिए हमें क्या लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन जिन लोगों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हमारा मैनेजमेंट है। उस मैनेजमेंट में हम लोगों से क्या कराएंगे, काम कराएंगे, लेकिन वो काम होगा किसकी गाइडेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन की गाइडेंस में। तो मैनेजमेंट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ गेटिंग वर्क डन। गेटिंग वर्क डन इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो काम हमें कराना है वो लोगों से कराना है। क्यों कराना है, विद द एम ऑफ अचीविंग द गोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के काम को हमें अचीव करना है, गोल को अचीव करना है। और उस गोल को अचीव कैसे करना है, इन एन एफिशिएंट एंड इन एन इफेक्टिव मैनर। ठीक है,
तो हमने एक सेटअप किया, गोल सेटअप किया, किसने किया? एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। सारी पावर किसके पास है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन के पास जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उन ह्यूमन रिसोर्सेज को, उन लोगों को ही क्या बोला गया? मैनेजमेंट, क्योंकि उन्हीं से काम कराना है और हमें अपने गोल को अचीव करना है। तो एक तरह से अगर हम यहाँ पे डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस क्या होगा कि मैनेजमेंट हमारी एग्जीक्यूटिव होती है रोल के अंदर, क्योंकि जो भी एक डिसीजिव लिया, एक डिसीजन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, उस डिसीजन पे काम करना किसका काम होता है भाई? वो काम होता है मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मैनेजमेंट हम रोल में बोल सकते हैं क्या होती है? एग्जीक्यूटिव होती है, और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रोल में क्या होता है? डिसिसिव होता है। अगर हम इनके लेवल की बात करें तो आप मैनेजमेंट को ये बोल सकते हैं, जो हमारा मैनेजमेंट है वो मिडल और लोअर लेवल का है, और जो हमारा भाई एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारा टॉप लेवल का होता है। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ भी अपनी लैंग्वेज में मेंशन किया है कि एक अलग अलग आपके पास जो रिसोर्सेज है उन्हें आप इफ़ेक्टिवली कैसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, और उनको आप, उनके आपस का जो कॉम्बिनेशन होगा वो इफ़ेक्टिवली कैसे होगा, ये सारा काम देखना हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जब उन चीज़ों को मैनेज करके लोगों के पास भेजती है, तो वो लोग जो उसका गोल को अचीव करने के लिए उन रिसोर्सेज को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो काम हमारा मैनेजमेंट का होता है। तो मैंने अभी बात की, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे टॉप लेवल की बात करती है और मैनेजमेंट हमारा मिडल और लोअर लेवल की बात करता है। ठीक है, अब एक और डिफरेंस हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है ना, वो क्या करता है? एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज द बेस्ट एलोकेशन ऑफ द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब एक रिसोर्सेज है एडमिनिस्ट्रेशन के पास और उन रिसोर्सेज को हमें लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करना है, तो वो सब एलोकेशन करना कि कैसे हम इन रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज़ करके अपने गोल को लोगों से अचीव करा सकते हैं, तो वो काम हमारा किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का है। लेकिन फिर उन लिमिटेड रिसोर्सेज से वर्क को मैनेज करना, क्या बोला मैंने? उस लिमिटेड रिसोर्सेज से वर्क को मैनेज करना, ये हमारा मैनेजमेंट का काम होता है। तो हम की पर्सन क्या बोल सकते हैं? जो की पर्सन हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है वो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, और जो हमारा मैनेजमेंट के अंदर होता है वो हमारा मैनेजर होता है। और एक और इजी एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि जो हमारी मैनेजमेंट होती है भाई, उसका रोल होता है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसका काम होता है पॉलिसी फॉर्मुलेशन का। आई थिंक यहाँ से तो सबको समझ आ गया होगा कि पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, वो काम किसने किया भाई? एडमिनिस्ट्रेशन ने। लेकिन जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, वो काम किसका हुआ? हमारा मैनेजमेंट का। तो यहाँ हम बोल सकते हैं ना कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो टॉप लेवल का होता है, और जो मैनेजमेंट होता है वो हमारा मिडिल और लोअर लेवल का होता है। आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर पर्सन से आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो मैनेजमेंट में हमारे एम्प्लॉयज़ आ जाते हैं, और अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ओनर आ जाते हैं। एक बॉस जो होता है वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा इसको देख लेते हैं। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को हिंदी में बोला जाता है भाई शैक्षिक प्रशासन। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या होता है? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन से हम जो भी हमारे एजुकेशन को लेकर ऑब्जेक्टिव हमने बनाए हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए, उन सब को अचीव करना हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। ठीक है, हम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बनाए, गोल बनाए, किसने बनाए? एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए। किसके लिए बनाए भाई? ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए। अब उन गोल को हमें क्या करना है? प्रॉपरली अचीव करना है। किसकी हेल्प से करना है? कब करना है? जब हमारे पास एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी मैंने बताया ओनर होते हैं। ओनर होते हैं तो भाई देखो उनके पास ह्यूमन, मटेरियल, नेचुरल जो भी रिसोर्सेज की नीड उन्हें होगी वो उनके पास सफिशिएंट अमाउंट में होंगे। लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन को क्या देखना होता है कि कैसे हम लिमिटेड अमाउंट में
में हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करें और बेस्ट एलोकेशन करें हर रिसोर्सेज का, और अपना जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करें। ठीक है, तो ये सब काम होता है हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की। अब देखिए, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके लोगों को दे दिया गया, मैनेजमेंट को दे दिया गया कि अब आप इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाइए, उसमें आप लोगों की हेल्प लीजिए, आप जो भी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए गए हैं आप उन रिसोर्सेज की हेल्प लीजिए। तो उसको एक तरह से इम्प्लीमेंट कराना, सक्सेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए उस गोल को अचीव कराना, वो हमारा काम होता है एजुकेशनल मैनेजमेंट का। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन है भाई जो हमारे होते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो अब हम देखते हैं। सबसे पहले सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये काम किसका होता है? हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का। प्लानिंग करना फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द प्रोग्राम, ऑर्गेनाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज लाइक पीपल, टाइम, मटेरियल, किस पीपल को, किन लोगों को क्या काम देना है। और देखिए भाई, और क्या है जो मैनेजमेंट हमारी करती है? कंट्रोल द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। अब हर चीज़ को, जैसे जो भी प्रोसेस, जो भी पॉलिसी हमने इम्प्लीमेंट की, उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी उसको कंट्रोल हमारा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अपना डिसीजन दे दिया, अब उस हर चीज़ को कंट्रोल करना हमारा किसका काम होता है? मैनेजमेंट का होता है। सेटिंग एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, अब इम्पोर्टेंस क्या होगा हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का? एक तो इससे कौन सी स्किल डेवलप होती है? मैनेजरियल स्किल डेवलप होती है टीचर्स के अंदर। टीचर्स स्टूडेंट से करा रहे हैं तो टीचर्स के अंदर, स्टूडेंट वो काम खुद से कर रहे हैं किसी भी गोल को अचीव करने के लिए, तो स्टूडेंट्स के अंदर। अब ये जो हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट है ये दोनों ही लेवल पे काम करता है, माइक्रो और मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल की अगर हम बात करें तो मैक्रो लेवल किसी भी एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गोल और अचीव करने, गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमें क्या करना है, वो मैक्रो लेवल हो गया। और अगर हम उसी एक छोटा सा गोल हमने क्लास में लिया है और उस क्लास के अंदर हमें उस गोल को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, तो वो हमारा आ गया माइक्रो लेवल पे। तो ये जो प्लानिंग में भी हेल्प करता है एजुकेशनल मैनेजमेंट, दोनों ही लेवल पे, मैक्रो और माइक्रो लेवल पे। हेल्प इन वेरियस एक्टिविटी। अब देखो, एक स्कूल के अंदर, एक मैनेजमेंट के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने काम होते हैं? फाइनेंस है, बजट है, उसको कैसे एलोकेट करना है एम्प्लॉयज़ के अंदर। ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर क्या डिसीज़न लेने हैं, मेंटेनेंस कैसे करके रखना है पूरे स्कूल के रिकॉर्ड को, इवेलुएट कैसे करना है हमने स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, तो वो सारा ही काम किसका आ गया? हमारा मैनेजमेंट का। ठीक है, तो मैनेजरियल जो स्किल डेवलप हो रही हैं, अब देखिए मैंने शॉर्ट में प्रिसाइज किया है इनको कि क्या क्या काम होता है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का। मैनेजरियल स्किल को डेवलप करना, गोल्स को बनाना, प्लानिंग करना, स्कूल रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ठीक है, कुछ डिसीजन जो मेकिंग है किसी भी चीज़ को लेके वो करना, बजटिंग करना, ठीक है, स्टूडेंट के अचीवमेंट को इवेलुएट करना। तो ये सारा ही काम हमारा किसके अंदर आता है? एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है, सेम पॉइंट मैंने यहाँ मेंशन किए हैं। हेल्प इन करिकुलम एक्टिविटी मैनेजमेंट, डील विद द मटेरियल एंड इंस्टीट्यूशनल इफेक्टिवनेस। तो आई थिंक अब आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे एजुकेशनल मैनेजमेंट में नहीं होगी। तो देखिए, कुछ प्रिंसिपल हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो कि हमें करने हैं, और ये जो प्रिंसिपल है भाई, ये एजुकेशनल मैनेजमेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो हम इनको वन बाय वन यहाँ पे करते जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एजुकेशनल मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो यहाँ पे हम 14 प्रिंसिपल्स को स्टडी करेंगे। और इन प्रिंसिपल्स को जिसने दिया था, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि एजुकेशनल मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो किसने दिए थे? तो भाई ये हेनरी फ्योल ने दिए थे। हेनरी फ्योल के बारे में थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। ये एक फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट थे और अब इनको, हेनरी फ्योल को फादर माना जाता है मॉडर्न मैनेजमेंट का। तो ये आपको ध्यान रखना है, हु इज़ द फादर ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट टुडे? तो हेनरी फ्योल को ये माना जाता है। एक इनकी बुक है जो इन्होंने 1916 में एक बुक लिखी थी, उसी में ये प्रिंसिपल थे। और बुक
का नाम है भाई इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। यू कैन नोट डाउन इट, इंडस्ट्रियल एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसी बुक के अंदर उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स हैं जो मैनेजमेंट के, वो हमें दिए थे। ठीक है, अब हम वन बाय वन वो सारे जो प्रिंसिपल हैं हमारे वो हम स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए इन प्रिंसिपल्स को याद रखने का एक शॉर्टकट बनाया है, वो है आई डिकोड USA USSR। ठीक है, तो आई से सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है हमारा इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है कि एक क्लासरूम के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं उनको टीचर जब मोटिवेट करता है तो हर स्टूडेंट को खुद से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि हाँ मेरे को ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, मुझे ये एक्टिविटी अच्छे से सीखनी है। जब हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट क्लासरूम का इनिशिएटिव लेगा तो ही क्या होगा, उनका जो मेंटल स्टैंडर्ड है वो डेवलप होगा, मेंटल अंडरस्टैंडिंग है वो इंक्रीज होगी और हर बच्चे के अंदर, क्योंकि वो कुछ सीख रहे हैं, तो एक ट्रस्ट बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ वी आर टेकिंग इनिशिएटिव फॉर दिस पर्टिकुलर एक्टिविटी एंड वी आर सक्सेस इन दिस, हम इसमें सक्सेस हो गए। तो इनिशिएटिव मतलब हर स्टूडेंट को अपना 100% देना होगा, चाहे वो टीचर के मोटिवेशन के बाद हो या उनके अंदर वो ऑलरेडी बिल्डअप हो, तो हर स्टूडेंट को अपना 100% देना होगा। दिस इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, दैट इज इनिशिएटिव। ओके, सेकंड पे आ जाइए भाई। सेकंड हमारा रहेगा डिवीज़न ऑफ वर्क। डिवीज़न ऑफ वर्क मतलब कार्य का विभाजन। ठीक है, कार्य का विभाजन का मतलब है कि जो भी काम होगा एक क्लासरूम के अंदर तो वो हमें डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स और टीचर के बीच में, ताकि उस काम को हम सिंपलर बना पाएँ और एफिशिएंट वे से हम उसको कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो काम को हमें डिवाइड करना होगा। सपोज़ अगर हम मैनेजमेंट की बात करें और हम एक पर्टिकुलर पर्सन पे हम सारा बर्डन डाल दें तो उस बर्डन डालने से या तो वो पर्टिकुलर पर्सन नेग्लिजेंसी शो करेगा या वो अपना 100% नहीं दे पाएगा और कहीं ना कहीं उससे एरर के चांसेस रहेंगे। तो इस तरीके से अगर मैनेजमेंट काम कराएगी कि सारा बर्डन वो एक ही पर्सन को देगी तो क्या वो सक्सेस होगा? वो काम हमारा सक्सेस नहीं होगा। तो हमें इस तरीके से काम को डिवाइड करना है कि हम राइट पर्सन को राइट प्लेस पे वो राइट काम दे और हम अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा एम है उसको अचीव कर पाए। तो काम को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है हमारा वो है भाई हमारा इक्विटी। इक्विटी की अगर हम बात करें तो देखिए इक्विटी, ये एजुकेशन में ये टर्म वैसे भी पूछ ली जाती है कि इक्विटी का मीनिंग क्या होता है। जस्ट वेट स्टूडेंट। इक्विटी का मतलब है कि हमें फेयर तरीके से, काइंडनेस तरीके से, एक जस्टिस वे में सभी को इन्वॉल्व करना है। ठीक है, सभी को मौका मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जैसे सपोज़ हम टीचर की बात करें, एक क्लास में काफ़ी स्टूडेंट होते हैं, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो टीचर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उस बच्चे को दे रही है और जो बच्चा नहीं काम करता या कम पढ़ता है उसे टीचर बिल्कुल इग्नोर कर रहा है। तो वो जो एक काइंडनेस का, एक फेयरनेस का, एक जस्टिस वे का जो तरीका है वही हमारा इक्विटी है। इससे क्या होगा, अगर एक टीचर इक्विटी शो करेगा तो इससे क्रिएट होंगे गुड रिलेशनशिप टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इक्विटी लेके आनी है, सबको बराबर का मौका क्लास में देना है। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, आप इसको बोल लीजिए। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है दिस इज़ ऑलवेज प्रेजेंट टू ए ग्रेटर और लेसर एक्सटेंट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीन्स द अथॉरिटी इज़ कॉन्सेंट्रेटेड ओनली इन अ फ्यू हैंड। इसका मतलब है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिसीजन लेने वाला एक पर्सन होना चाहिए सेंटर में। ऐसा नहीं है सपोज टीचर किसकी सुने, भाई प्रिंसिपल की सुने या किसी दूसरे टीचर की सुने या कोई पीटीआई है उसकी सुने। तो ऐसा क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब सेंट्रलाइजेशन होगा एक पर्टिकुलर पर्सन के थ्रू हमें अथॉरिटी, किसी एक पर्टिकुलर
अथॉरिटी के थ्रू ही हमें कुछ ऑर्डर दिया जाएगा तो वो काम सक्सेस होगा। लेकिन अगर हमें एक पर्टिकुलर अथॉरिटी ना होके पावर सबके हाथों में है, डिसेंट्रलाइजेशन है, ठीक है, वहाँ पे वो अपना हुक्म चलाएगा, हर कोई अपनी अथॉरिटी यूज़ करके पर्टिकुलर पर्सन पे थोपेगा। इससे क्या होगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन का काम है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा और हम अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बॉस एक होना चाहिए। बॉस ही ऐसा हो कि जो ऑर्डर देगा अपने एम्प्लॉयज़ को और एम्प्लॉय को सिर्फ वही ऑर्डर फॉलो यहाँ पे करना है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये कह रहे हैं कि सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग सब कुछ एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होना चाहिए। नेक्स्ट है भाई ऑर्डर। ऑर्डर का भी यही मतलब है। ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर का भी क्या है, ऑर्डर का मतलब है दिस इज़ अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एनीथिंग इन अ प्लेस टू द राइट मैन इन द राइट प्लेस। ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अकाउंट में उसको बहुत अच्छा आता है और आप उसको बिजनेस कम्युनिकेशन हैंड ओवर कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या हुआ, जो राइट पर्सन था वो राइट प्लेस पे नहीं जा पाया। तो एक ऑर्डर हमें फॉलो करना है कि हमें राइट पर्सन को राइट प्लेस पे भेजना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसको अचीव कर पाएं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मशीनों का ऑर्डर अच्छे से करते हैं तो वी कैन कॉल इट मटेरियल ऑर्डर, और अगर हम पीपल को उनके सही प्लेस पे काम के लिए रख रहे हैं तो वो है हमारा सोशल ऑर्डर। तो ये कह रहे हैं कि आपको एक ऑर्डर को फॉलो करना है और ऑर्डर को फॉलो करते हुए राइट पर्सन को राइट प्लेस पे काम के लिए रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन देखिए नाम से ही क्लियर है कि हमें अनुशासन में रहना है। उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें चाहे कोई भी हुआ, डिसिप्लिन सबके लिए सेम है। रूल रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब या तो ये जो डिसिप्लिन है उनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन हो या फिर हमें एनफोर्स करना पड़े डिसिप्लिन, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे। अगर डिसिप्लिन कहीं पे नहीं है तो वहाँ पे हम अपने जो ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है उसको अचीव नहीं कर सकते। सो द वर्क मस्ट रिस्पेक्ट द रूल्स दैट रन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू स्टैब्लिश द गुड डिसिप्लिन, गुड सुपरविजन एंड इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड। ऐसा नहीं है कि हम किसी पे रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्सन है जो हमारे रिलेशन में लगता है, रिश्तेदारी का है, उस पर हम वो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इम्पार्शियल जजमेंट आर नीडेड वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है हर किसी के लिए रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा भाई वो है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। इससे आप देखिए कई बार डायरेक्ट इसका मीनिंग भी पूछ लिया जाता है। तो इसका मीनिंग होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में ही बल होता है। ठीक है, जैसे टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट टू डेवलप द टीम स्पिरिट एंड बिलोंगिंगनेस इन द क्लासरूम। एक टीचर को चाहिए कि हमें अपने क्लासरूम के अंदर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए, उनके अंदर कोऑपरेशन पावर होनी चाहिए। हर एम्प्लॉय के अंदर अगर टीम स्पिरिट होगा तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको इजीली अचीव कर पाएंगे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी इन एवरी सक्सेसफुल बिजनेस। कोई भी सक्सेसफुल बिजनेस में एस्पिरिट, डी कॉर्प्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर वही बात आ रही है भाई सेंट्रलाइजेशन की, यूनिटी ऑफ कमांड। आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है, वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ विद द सेम ऑब्जेक्टिव। ठीक है, एक हेड होना चाहिए, उस हेड का जो प्लान होगा भाई, एक हेड होगा, उस हेड का जो प्लान होगा उस एक्टिविटीज़ को करने के लिए, कौन सी एक्टिविटी जिससे हमें किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, उस सभी लोग उसी एक्टिविटी को फॉलो करें, उसी प्लान को फॉलो करें जो एक हेड ने हमें दिया है। ठीक है, ऑल एक्टिविटी विच हैव द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट बी डायरेक्टेड बाय ओनली वन मैनेजर। एक ही मैनेजर को जितनी भी एक्टिविटी हैं उनको अचीव करना है।
एंड ही मस्ट यूज ओनली वन प्लान, वो एक ही प्लान यूज करे, इसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर टू ऑल। नेक्स्ट है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि सपोज हमें ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को अचीव करना है, तो वहाँ पे हमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रोत्साहन नहीं देना, हमें वहाँ जनरल इंटरेस्ट पे आना है। जैसे सपोज अगर आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए रॉ मटेरियल की नीड है, रॉ मटेरियल की नीड है और कोई रॉ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहा है 90,000 पे और कोई आपको वही रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है 20,000 पे। अब जो 90,000 पे प्रोवाइड करा रहा है वो आपके रिलेशन में है, तो वहाँ पे आपको अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखना, आपको क्या देखना है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को देखना है, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। तो वहाँ पे हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे, वहाँ पे हम किसको प्रेफरेंस देंगे, जनरल इंटरेस्ट को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टूडेंट के वे से एग्जाम्पल दिया है, स्टूडेंट शुड रियलाइज दैट स्कूल इंटरेस्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन हिज पर्सनल इंटरेस्ट एंड टीचर कैन हेल्प देम टू डेवलप द एटीट्यूड इन द स्टूडेंट ओनली इफ टीचर इज एट ए परमानेंट पोजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है भाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अब देखिए, अथॉरिटी मस्ट बी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट। ठीक है, अगर आप अथॉरिटी ज़्यादा देंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी से तो क्या होंगे, द चांसेस डेट ए मैनेजर में मिस यूज़ इट। सपोज आपने क्या किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर है, आपने उस पर्टिकुलर मैनेजर को अथॉरिटी ज़्यादा दे दी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, तो वो मैनेजर क्या करेगा भाई, उन अथॉरिटी का मिस यूज़ करेगा। ठीक है, और सपोज आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एक पर्सन को ज़्यादा दे दी, मैनेजर को ज़्यादा दे दी और अथॉरिटी आप उसे दे नहीं रहे, तो वो पर्टिकुलर पर्सन क्या करेगा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो अथॉरिटी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम किसी पर्सन को दे रहे हैं, दोनों के बीच में बैलेंस को मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ से भी इसको पढ़िए, हर टास्क जो आपको मिला है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, वो टास्क आपको सिर्फ मिलने के लिए नहीं मिला, उसके प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारी भी बनती है जिसको उनको फुलफ़िल करना पड़ेगा। ठीक है, और वो फुलफ़िल कब होगी, जब आप अपनी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को मेंटेन करके चलेंगे, और जब दोनों को मेंटेन करके चलेंगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है भाई यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड भी कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की तरह ही हम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल, जो एक सबऑर्डिनेट होता है, एक एम्प्लॉय होता है, इट मस्ट हैव एंड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। मतलब सपोज मैं कहीं एम्प्लॉय हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहती है कि जो आपको कमांड मिलेगी, जो आपको ऑर्डर मिलेगा ना, वो आपका एक ही सुपीरियर आपको देगा। ऐसे नहीं कि हर कोई सुपीरियर कोई किसी तरीके से बता रहा है उस काम को करिए, दूसरा सुपीरियर आता है वो किसी और तरीके से बता रहा है, तो ऐसे तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो मतलब हमें क्या करना है, अगर आप सबऑर्डिनेट हैं, एम्प्लॉय हैं, तो यू मस्ट हैव टू रिसीव ऑर्डर ओनली फ्रॉम वन सुपीरियर। एक बॉस या मैनेजर से आप उस ऑर्डर को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, और तभी आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे। तो ए सबऑर्डिनेट मस्ट रिपोर्ट टू ओनली वन सुपीरियर, वो एक ही सुपीरियर को रिपोर्ट करेगा। इससे क्या होगा, जो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन होता है ना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि मैं भी इनको ऑर्डिनेट करूं, कोई और सोचता है मैं भी इनको अपने तरीके से ऑर्डिनेट करूं, तो वो ड्यूअल सबऑर्डिनेशन वहाँ पे हमें क्या करना है, ख़त्म करना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का, डेट इज़ द स्केलर चेन। स्केलर चेन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई। स्केलर चेन क्या कहती है, जस्ट वेट,
जस्ट वेट स्टूडेंट। हाँ, स्केलर चेन भी क्या कहती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है और ये भी कमांड की ही बात करते हैं। तो इस कमांड में ये कहते हैं कि एक फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सपोज अगर आपको डायरेक्टर से बात करनी है स्कूल में, तो आप डायरेक्टर से बात ना करके पहले अपनी प्रॉब्लम किसके आगे रखेंगे, पहले अपनी प्रॉब्लम आप प्रिंसिपल के आगे रखेंगे। ठीक है, वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्रिंसिपल जाके किसको बताएगा, डायरेक्टर को बताएगा। तो एक जो कम्युनिकेशन का लेवल है ना, वो हम जो एक कम्युनिकेशन हमें करनी है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो एक चेन के थ्रू करनी है और उसी चेन को बोला गया है स्केलर चेन। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमारा सुपीरियर कौन है और हमारा सबऑर्डिनेट कौन है। इस तरीके से रिलेशनशिप को मेंटेन करना है और अगर कोई भी कम्युनिकेशन होगा तो वो किसके थ्रू होगा, स्केलर चेन के थ्रू होगा। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे सपोज ये एक हिराकी है और ये ए यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल पे है, एम्प्लॉय है, फिर बी, सी और डी, टॉप पे हमारा डी है। तो ये जो ए है ना, वो डायरेक्ट डी से बात नहीं करेगा। अगर इसको कम्युनिकेट डी से करना है तो पहले इसको बी से करना पड़ेगा, बी को सी से करना पड़ेगा, सी को डी से बात करेगा और फिर डी की परमिशन होगी तो वो ए से बात करेगा। तो इस तरीके से एक स्केलर चेन के थ्रू हमें ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाहिए। नेक्स्ट है भाई स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या बात करती है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए पर्सन की। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल की बात यहाँ पे हो रही है कि जो एक एम्प्लॉय है, दैट एम्प्लॉय नीड्स टाइम टू लर्न हिज जॉब एंड टू बिकम एफिशिएंट। एम्प्लॉय शुड हैव जॉब सिक्योरिटी। एक एम्प्लॉय की जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बिकॉज जो इनस्टेबिलिटी होती है वो क्या क्रिएट कर देती है, इनएफिशिएंसी। अगर एक पर्सन को ये होगा, नहीं मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये मेरे को कल भी जॉब से निकाल सकते हैं, मेरे को आज भी जॉब से निकाल सकते हैं, तो क्या वो पर्सन एक पर्टिकुलर एफिशिएंसी से काम कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो काम नहीं कर पाएगा। इससे एक इनएफिशिएंसी, इनस्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर पर्सन के अंदर डेवलप होगी और जिससे हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। तो जो सक्सेसफुल फर्म होती है ना, सक्सेसफुल जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके पास क्या होना चाहिए, स्टेबल ग्रुप होना चाहिए एम्प्लॉयज़ का, कि नहीं इन एम्प्लॉय को तो हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रखना है, इनकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करना है। अगर वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पे स्टेबल होंगे, उनकी स्टेबिलिटी होगी, तो क्या होगा, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई हमारा रीन्यूमरेशन। रीन्यूमरेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहले तो हम रीन्यूमरेशन का मीनिंग समझते हैं, क्या होता है। रीन्यूमरेशन होता है, दिस इज़ द प्राइस और वी कैन से द सर्विस जो रिसीव की जाती है। सपोज वी आर द एम्प्लॉय इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय हैं तो वहाँ पे जो हमारी सर्विसेज के लिए हमें पे किया जा रहा है वो हमारे लिए रीन्यूमरेशन है। ठीक है, तो पे शुड बी द फेयर टू बोथ द एम्प्लॉय एंड द फर्म। देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जब वो एम्प्लॉयज़ को पे करता है तो वो फेयर होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को इतना पे कर रहे हैं कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान हो रहा है। ठीक है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, और आप इतना भी कम उनको पे मत कीजिए कि आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम तो ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन उस काम के बदले आप उनकी जो सर्विसेज दे रहे हैं, रीन्यूमरेशन की पे उनको आप कर रहे हैं, वो बहुत कम कर रहे हैं। तो दोनों में यहाँ पे भी हमें क्या देखना है, बैलेंस को मेंटेन करना है। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट हों, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो इट शुड हैव ए गुड रीन्यूमरेशन पॉलिसी। वहाँ पे उस पर्टिकुलर सोसाइटी की, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो रीन्यूमरेशन पॉलिसी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, अगर आप किसी को पे नहीं करेंगे तो यहाँ पे भी इनएफिशिएंसी लोगों के अंदर आ जाएगी कि इनको पे तो हमें करना नहीं है, कम से कम ये हमें पे करेंगे। तो फिर अगर हम किसी काम को अच्छे तरीके
से करे तो क्यों करे जब हमारा काम ऐसे ही चल रहा है। तो रीन्यूमरेशन पॉलिसी भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस चाहिए, एफिशिएंट एम्प्लॉय चाहिए, उनकी अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, तो यू शुड हैव अ गुड रीन्यूमरेशन पॉलिसी। तो भाई ये कुछ प्रिंसिपल थे हमारे एजुकेशनल मैनेजमेंट की। होप सो सभी को समझ आए होंगे। 14 प्रिंसिपल हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पे क्वेश्चन यूजीसी नेट जो एजुकेशन का पेपर है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।